नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। वहीं समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ और साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत देखा गया। दरअसल मॉरिशस के प्रधानमंत्री काफी खुश और गदगद नजर आए। उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने राज्य की संस्कृति छटा के दर्शन भी प्रधानमंत्री को कराए। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम सड़क मार्ग से ऋषिकेश के रास्ते नरेंद्र नगर स्थित होटल के लिए रवाना हुए। रास्ते में भी आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने काफिले पर पुष्प वर्षा की, हाथ में मॉरिशस का झंडा लहराकर वेलकम टू उत्तराखंड कहा और इसके अलावा एनसीसी के छात्रों में प्रधानमंत्री के काफिले का स्वागत हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 15 सितंबर तक उत्तराखंड में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 अभियान को तेज करते हुए स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एफडीए मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के मिशन को युद्ध स्तर पर चलाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चल रहा ठोस अभियान है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के साथ, खासकर पुलिस प्रशासन, होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग लगातार ड्राइव्स चला रहे हैं। चाहे वो फार्मेसी शॉप्स हों या जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, वहां पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 450 से भी ज्यादा जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहां पे चेकिंग इत्यादि की कार्रवाई हुई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इससे पहले केंद्र की एक टीम ने आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय आकलन भी किया, लेकिन आपदा पर सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र से आपदा राहत कार्यों को लेकर 20,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को 2013 में आई केदारनाथ आपदा के दौरान केंद्र से आई सहायता राशि की याद दिलाई है। देखिए, मैंने पीएम मोदी से मांग की है कि उत्तराखंड को अलग से राहत पैकेज दी जाए और मैंने पत्र जिस दिन लिखा था उसमें और आज मेरे आंकड़ों में परिवर्तन आया है। मैंने 10,000 करोड़ की मांग की थी, सरकार ने 5700 करोड़ मांगा है। पर मेरा ये मानना है कि अकेले जोशीमठ को, जो पिछले वर्ष की घटना घटे पिछले 2 सालों में, जोशीमठ को ही ठीक करने में 6,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसके अलावा आपने बहुगुणा ग्राम देखा होगा कर्णप्रयाग में, उसमें जो 35 मकान टूटे, उन लोगों को अभी तक भी उसी स्थिति में रखा गया है। गोपेश्वर में जो घटना घटी वो हाल है। नैनीताल में बलिया नाले से लेके तमाम जो है वो दरक रहा है।
ऊपर खटिया हो गया, खाती गांव हो गया, भराड़ी हो गया, सौंग हो गया, वहां भी आपदा आई है, वहां का को पैसा नहीं मिला। धारचूला में बहुत जगह ऐसी घटना घटी, वो पैसा नहीं मिला। कांग्रेस की जब यहां भी सरकार थी और केंद्र में भी थी, 2013 की आपदा आई थी, मैं समझता हूं बहुत बड़ी आपदा थी। उस समय कितनी कांग्रेस ने मांग की थी और कितनी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए। केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना ये अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। इसमें तो कांग्रेस ने राहत कार्य क्या किया, राहत में कहां जुटी, और अगर संवेदनशील है तो उनको बताना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के जरिए आपदा के तहत मिलने वाली 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता को नाकाफी बताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए आपदा प्रभावित और मलिन बस्तियों का मुद्दा उठाया। हरीश रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से प्रदेश को काफी उम्मीदें थी। उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रदेश सरकार से भी मांगी गई राशि के सापेक्ष काफी कम वित्तीय सहायता उत्तराखंड को मिली है। माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है, और जब जब मलिन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मलिन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है। और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मलिन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है। हमने ये भी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह शामिल हुए हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने राज्य को मिली 1200 करोड़ की आपदा राहत राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि 2013 की केदारनाथ आपदा पर कांग्रेस ने प्रभावी नियंत्रण पाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड के नाम पर सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ रही है। जनपद चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली के प्रभावितों की मदद के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने हाथ बढ़ाते हुए राहत सामग्री भेजने के साथ ही राहत राशि के चेक भी आपदा प्रभावितों के लिए भेजे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में गुरुवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष चमोली गजपाल बर्तवाल और विधायक भूपाल राम टमटा और बीजेपी गढ़वाल संयोजक चंद्रकला तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर आयोजित किया। विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधि चंद्रकला तिवारी ने बताया, शिविर आयोजित कर थराली आपदा प्रभावित परिवारों को 100 राशन किट वितरित किए गए हैं।
और आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी ने यहाँ पे जो ये आपदा प्रभावित थराली हमारा पूरा क्षेत्र हुआ है, तो ये चेपड़ों गांव हो गया, अपना थराली हो गया, यहाँ के लिए उन्होंने अपने माध्यम से अपने 100 किट से अत्यधिक यहाँ पे सामग्री भेजी है और 9,40,000 के जो उन्होंने चेक भेजे हैं, 94 चेक मेरे पास आए हैं। तो एक उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में यशपाल भाई को भी भेजा है और जो मेरे माध्यम से ऐसी बातचीत हुई थी कि भाई हम कैसे इस आपदा प्रभावित क्षेत्र से हम लोग, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष भी रही पूर्व में और जिस समय मैं जिलाध्यक्ष रही तो वो प्रदेश अध्यक्ष रही। थराली के अंदर जो आपदा आई हुई है उसमें शासन प्रशासन के द्वारा जो सूची अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को जो सौंपी गई थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा उन लोगों के लिए चेक वितरण यहाँ पे हो रहे हैं और कुछ राहत सामग्री भी उनके द्वारा यहाँ पे भेजी गई है। अभी जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को चेक वितरण हुए हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको जो है राशन के किट भी वितरण हुए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं और लंबे समय से बड़ी कैबिनेट की सीटों को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद जल्द ही जताई जा रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में साफ कहा था कि मंत्रिमंडल में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुत जल्द धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली पड़ी हैं जिन्हें लेकर अटकलें भी लगाई जा रही। अब उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का समाधान केंद्रीय हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी संगठन मिलकर तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब मंथन के बाद, चिंतन के बाद, क्योंकि कई विधायक होते हैं, किसका क्या उपयोग होता है पार्टी तय करती है। इसके लिए संगठन में जगह है, इसके लिए कौन सा विभाग उसको चलाना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और मुझे लग रहा है इस पर कहीं ना कहीं चिंतन न होगा। कब तक माने, क्योंकि अभी नवरात्रि होता है, दिवाली तक, कब तक अब वो पार्टी को तय करना पड़ेगा कब समय आएगा, कौन सा उचित समय रहेगा। ऐसे जनता के बीच में जाने के लिए अच्छे नुमाइंदे चाहिए, तो वो सब चिंतन मन के, क्योंकि इसमें काफी चिंतन मन की बाजी। विधायक जी माननीय विधायक जी नमस्ते। मैं कर रहा हूँ मुझे 2 दिन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले कुंभ क्षेत्र के कोर एरिया का भ्रमण किया है। कुंभ में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उनकी संभावनाओं को परखा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मिलकर अभी तक की गई तैयारियों की समीक्षा की है। आगामी कामों को लेकर भी चर्चा की गई है और साथ ही आनंद वर्धन ने बताया कि कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान जैसे तमाम पर्वों को अखाड़ा परिषद और अखाड़ों के साथ बैठकर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संतों के अनुरूप ही इस कुंभ का स्वरूप तैयार किया जाएगा। हरिद्वार बस स्टैंड को लेकर मुख्य सचिव ने साफ कहा कि इससे जुड़े हुए सभी लोगों के साथ चर्चा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहाँ पे उसको अगर एक्वायर करना और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज्यादा विचार विमर्श होगा। देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है, वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। और जो उससे संबंधित व्यक्ति और लोग या समूह होगा, उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। सर वासु आईडी उठाइए भाई। सर वो इमीडिएट शुरू होने चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लालकुआं में किसानों की जमीनों को बेचने के लिए गौला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों के तटबंध और चेक डैम बीते दिनों आई बरसात से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, नदी में बह गए हैं। इसके साथ ही नदी किनारे बसे किसानों की कई एकड़ भूमि भी नदी में समा गई है, जिसको लेकर लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने तटबंध और चेक डैम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तटबंध और चेक डैम निर्माण में मानक और क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया। नदी में बहुत बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं तो उसका सरकार को चुगान करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे सरकार को राजस्व भी जाता है। जब वो चुगान होगा तो पानी का बहाव पूरी नदी में समांतर रहेगा और उससे क्षेत्र में भूमि का कटाव भी कम रहेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से ये काम करें और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें ध्यान दें, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र में बहुत मेहनत मजदूरी करके ये जमीन लोगों ने जोड़ रखी है और वो जमीन को अपने सामने मैंने देखा परसों के एक वीडियो में, एक मकान बड़ी मुश्किल से बनाया था गरीब परिवार ने और उसको उस घर को तोड़ के उसकी चौखट निकाल के उसकी ईंटें निकाल के वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। अगर सरकार की नीयत साफ है, उन्होंने उस क्षेत्र को बचाने के लिए तटबंध बनाए हैं या चैनलाइजेशन किया है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसे तटबंध क्यों बने जो एक ही बरसात के शुरू होने में ही बह गए? ये तो बहुत
गंभीर विषय है, सरकार पर प्रश्न लगता है, प्रशासन पर प्रश्न लगता है कि आखिर ऐसे तटबंध बनाए क्यों गए जिनका प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं थी, उनके अस्तित्व पर ही ऐसा संकट क्यों आ गया कि जो शुरुआत की बरसात में ही चले गए। सरकार से यही मांग करना चाहेंगे क्योंकि आपको पीछे दिख रहा होगा कि कितना एकड़ों के हिसाब से जमीन यहाँ पर चले गई और जो सामने घर दिख रहा था वो घर भी चला गया, 2 कमरे का जो बचा हुआ था। तो मैं ये मांग करना चाहेंगे हम डीएम साहिबा से कि इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो जांच करने वाली जो भी संस्था है वो बदलनी चाहिए जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि हो सकता है कि सरकार का दबाव हो, इसमें सरकारी दबाव हो और निष्पक्ष जांच न हो सके। तो इसलिए जांच की संस्था बदली जाए और निष्पक्ष जांच हो जाए जिससे कि एक निकट भविष्य में एक अच्छे परिणाम आ सके। हमें तो तटबंध होने चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। हर साल जेसीबी चलती है और मशीनें आती है, इससे तो कोई वो नहीं हो रहा है। हमें तो मतलब ऐसे नीचे से दीवार सही तो काम हो, तो हमारा भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हम विधायक जी के पास गए तो विधायक जी बोले क्या कहते हैं मशीन आप लाओ और क्या कहते हैं मैं बजट में दूंगा। अगर हमारे पास ही अगर मशीन लाने को वो होती तो हम अपने ही उससे करवा के बजट भी हम पैसा भी हम ही लगा के जिसको वो कर लेते हैं। करेंगे कि ये इनका स्थायी समाधान हो और ये चैनल बने, ये कोई समाधान नहीं है क्योंकि हर वर्ष ये चैनल बनते हैं। 2012 से चैनल बनते आ रहे हैं हर किसी की सरकार में, लेकिन आप देख लीजिए कितना बचा चैनल को इसका स्थायी समाधान नहीं है। एक ही इसका है कि इसमें दिवालीकरण हो जाए पूरा या इसमें चुगान हो जाए बीच में, जैसी और जगह चुगान हो रहा है। अगर यहाँ नदी में चुगान होगा तो कहीं ना कहीं तब जाके गांव हमारा बच सकता, नहीं तो हर बार की तरह जैसे इस बार कितने मकान पिछले बार भी बहे, हर बार गौलम में यहाँ नुकसान ही होता है। एकड़ों के हिसाब से यहाँ लोगों की जमीन बह गई है। इस समय से हम देखते आ रहे हैं करोड़ों के जो इनके चैनल हैं, तटबंध हैं, ये नदी में समा चुके हैं और जो लोगों की जमीनें हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पुराने तटबंध हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। कई एकड़ों जमीन ग्रामीणों की नदी में समा गई है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। जब ठीक बरसात आ जाती है तो ये जेसीबी लेके आ जाते हैं, चैनल बना लेते हैं। एक हिसाब से ये जो पैसा आता है ना उसको ये कंज्यूम करते हैं, है ना, उसके लिए ये काम करते हैं। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है और ये जनता की जमीनें पानी में डूबती रहेगी, गौला नदी जमीनों को काटती रहेगी। बरसात के मौसम में बढ़ी हुई नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त और त्वचा रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खासकर चर्म रोग इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मानसून के आगमन के साथ साथ जहां हरियाली और ठंडक आती है, वहीं ये मौसम सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दून अस्पताल के चिकित्सक की माने तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मानसून के दौरान पीने वाले और पानी का खास ध्यान रखते हैं, साथ ही पानी को उबालकर पीना फायदेमंद होता है। बहुत खतरा है। जैसे कई लोगों को जो मेडिकल स्टोर में जाके दवाई लेते हैं उनको पता नहीं रहता कि कई बार बहुत ज्यादा टॉक्सिक दवाइयां भी दे देते हैं। कई लोग स्टेरॉइड दे देते हैं कि जल्दी आराम हो जाएगा और उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है, इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि भले ही वो छोटी जगह पे हो, अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या छोटे अस्पताल या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से राय लें तभी दवाई लें, वरना मेडिकल स्टोर वाले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, ये बरसात का चलता हुआ जाने का मौसम करीब करीब खत्म होने वाला है, लेकिन अब पानी जहाँ जहाँ रुका हुआ है उसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही, जैसे जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है या इंसेक्ट बाइट की वजह से जो इन्फेक्शन है वो अब सामने आ रहे हैं। जैसे कि डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन में डायरिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां। अब क्योंकि अभी तक तो बहता हुआ पानी था, अब पानी रुक गया है सब जगह, तो उससे जो इन्फेक्शन होते हैं और खासतौर पे आजकल बरसात का सीजन अभी चल ही रहा है, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो इन वाटर बॉर्न इन्फेक्शन के नाम से हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा उसमें कॉमन है जॉन्डिस।
प्रदेश भर में मौसम का कहर जारी है। वहीं अल्मोड़ा में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तहसील के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और अभी तक जनपद में सभी सड़क मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।